अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड व्हाट ए मैच। और माशाल्लाह मतलब इट फील्स सो गुड टू बी चैंपियंस ऑलरेडी। एक तो अपने ही घर में आप मैच भी खेल रहे हो और फिर बड़े आराम से आप जीत भी रहे हो। बड़ी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो रही है मुझे। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं पिच का बिहेवियर कैसा था ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतने आराम से क्या हम जीते हैं? ठीक है, हम जीते हैं, आराम से जीते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस 10 ओवर रहते थे वैसे बाय द वे, तो 194 रन भी थे टोटल वैसे। यस ऑलराइट, बट वी वर जस्ट गिविंग अ मैच टू द स्पेक्टेटर्स। लाहौर का मतलब स्टेडियम वाज पैक्ड, क्यों जल्दी खत्म करें? बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त पहुंचे हुए थे, पर्टिकुलरली बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट एक्सपीरियंस किया, हमने भी नहीं की वैसे, इन एक्चुअली एट होम इन आवर ओन ग्राउंड्स, सो वो अब जा रहे हैं और उन्हें ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो एग्जैक्टली इस ग्रेट टाइम के लिए फिर टाइम लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा खेलना पड़ता है। तो फिर इसलिए मेरा तो फिर यही मतलब आप कहिए कि थोड़ा ज़्यादा ओवर खेलना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया है और बांग्लादेश ने जीत के लिए पाकिस्तान को 194 रन का हदफ दिया था, विच इज़ ऑफ कोर्स फॉर एन ओडीआई नथिंग। ये कोई हदफ नहीं है, मतलब इतना तो T20 में हो रहा होता है। तो जवाब में मामूल हक और रिजवान ने मैच में पाकिस्तान की जीत की बुनियाद जो थी वो रखी है। इमाम ने 61 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई है और वो 78 रन बनाकर आउट हुए। 5 चौके और 4 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाए और पाकिस्तान ने 194 का जो हदफ था वो 39.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। और बेचारे चाहते तो थे अभी 10 ओवर और खेल लें, लोग एंजॉयज ले रहे हैं, लेकिन अच्छा अब 194 तक हमने महदूद कैसे किया बांग्लादेश को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए इसी शानदार बॉलिंग के नतीजे में। और बांग्लादेश के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान सुपर 4 टेबल में टॉप पर आ गया है। नेचुरली सुपर 4 के बाकी मैचेस और फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, जहां अगले 10 रोज तक सिर्फ बादल बरसने का इम्कान है। मतलब हम साथ ही कहते हैं खेला भी जाएगा और साथ ही बता देंगे कोई इतना भी मतलब डोंट वेट अप फॉर इट, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। तमाम मैचेस हुआ बाय द वे, अगर वाइट वॉश भी हुए तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और उस सूरत हाल में या तो श्रीलंका हमारे मद्दे मुकाबिल होगा या फिर भारत हमारे मद्दे मुकाबिल होगा। सो ये होगा, और मैच वाइट वॉश होने की सूरत में नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा। पॉइंट की बराबरी और रन रेट ना होने पर दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। ठीक है ना? मतलब तो अभी खेल ही क्यों नहीं, आओ बैठ के टॉस कर लें। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं। द होल आइडिया ऑफ सेंडिंग दिस टूर्नामेंट टू श्रीलंका इज, मैं सोच रहा हूँ कि अगर टॉस पे फैसला हो और भारत हार जाए टॉस पे श्रीलंका से, तो मानेंगे? तो जय शाह के दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, कि मतलब तुमने दुनिया की हर चीज इधर उधर करके तुम वहाँ लेके गए पूरा टूर्नामेंट, और फिर भी खैर एनीवे ये हम जरा स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। बारिश के दौरान ही मेरा ख्याल है वो बादल बरस रहे होंगे, उधर से टॉस हो रहा होगा, सारा कुछ। ये अब्दुल्ला कितनी अच्छी स्टोरी बन जाए ना अगर हो, लेकिन मतलब इट्स सच अ बिग टूर्नामेंट और एंड में टॉस पे ही अगर फैसले होने हैं तो व्हाई आर वी डूइंग दिस? कर लो टॉस आज ही बैठ के, इंतजार करने की जरूरत क्या है? सो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। बट मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर्स को भी एहसास होगा, बिकॉज दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप की तैयारी, लिटरली तैयारी इसे गर्दाना जा रहा था, आगे बस वर्ल्ड कप ही है, लेकिन कितना ही खेलने का मौका मिल रहा है पर्टिकुलरली इंडियन टीम को। मतलब क्या हो रहा है, और जाहिर है कि सोच तो रहे होंगे कि हमारी ही हठधर्मी या हमारी हुकूमतों की हठधर्मी, हमारे कुछ ऑफिशियल्स की हठधर्मी की वजह से यहाँ नौबत पहुंची है। बात ये है कि अब इस बात पे बात करने की क्या जरूरत है? वी आर हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट एनीवे, इट्स वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, जो भी है फैसले हो चुके हैं। वो जो लड़ाइयां डाली थी, अगर प्रोटेस्ट करना था तो वो पहले करना था ना, अब उसका क्या है? अच्छा जी, मोइन खान साहब हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने इस दफ़ा भी कमाल कर दिया है और बांग्लादेश को किसी की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है उनके साथ। तो आपकी नज़र में इस मैच का हीरो कौन है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हीरोज़ हमारे तमाम फास्ट बॉलर्स ही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल के रखा है। और ये बात मैंने प्रेडिक्ट की थी कि ये फैसला गलत है बांग्लादेश के कैप्टन ने जो किया है,
उनको चेस करना चाहिए था यहाँ पे। ऑल्दो कि पिच थोड़ी सी ऐसी थी अनसर्टन, जहाँ पे लो एंड जो बाउंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, डबल पेस पिच चल रही थी। लेकिन अगेन मैंने कहा था कि जी सेकंड बारी के अंदर थोड़ा सा आसानी होगी, बिकॉज कि आपको इतनी बड़ी बॉलिंग के ख़िलाफ़ आपके समझ में नहीं आता कि आपने क्या टारगेट सेट करना है। ऑल्दो कि उन्होंने पिछले मैच में 300 प्लस रन तो ज़रूर किए थे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, बट यहाँ पे आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, उसकी बेस्ट फास्ट बॉलिंग खेल रहे थे, तो यहाँ पे ज़रूर मुश्किल हो रही थी। इस मैच में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, मैं समझता हूँ जो जेन्युइन पेस थी हारिस रऊफ की, वो मेरे हीरो हैं इस मैच के, और उन्होंने पूरा मैच पलट के रख दिया और इतने कम टोटल में आउट करने में इसी वजह से सिर्फ कामयाब हुई। और थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ तशवीश हो रही है, शाहीन शाह की फिटनेस थोड़ी सी मुझे डाउटफुल सी लग रही है, उनको बहुत लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी थी आज के मैच के अंदर, तो उनको इवेंचुअली अगले मैचेस के अंदर भी, अब क्योंकि श्रीलंका में भी होता है, तो उनको थोड़ी सी ये है कि लुक आफ्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और बहुत ज़्यादा पानी की उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि पानी अच्छी तरह पिए ताकि बॉडी में ज़रा स्ट्रेंथ रहे। बेसिकली हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। लेकिन जहाँ अगले मैचेस हैं वहाँ तो पानी पानी है, मतलब वहाँ तो इतनी जब आसमान से पानी बरसने वाला होता है ना, अजीब हफ्स किसी कैफियत होती है, उसमें और पसीने आते हैं आपको। अच्छा मोइन भाई, बॉलिंग में हमने देखा है कि स्पिनर्स का एक इशू आ रहा है पाकिस्तान को। अब स्पिनर्स विकेटें हमारे नहीं ले पा रहे हैं, और हमारे बैटर्स भी एट टाइम्स लगता है कि स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले क्या समझते हैं, कैसे ये मसला ख़त्म कर सकते हैं हम? थोड़ी सी तशवीश ज़रूर लगी है इस टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज थोड़ी सी सपोर्टिव पिचेस नहीं लगी हैं स्पिनर्स को। नेचुरली मुश्किल होता है, जिस तरह के बॉलर है शादाब को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी बॉल को थोड़ा सा टॉस किया जाए, थोड़ा सा फ्लाइट दिया जाए, तब उनको चांस लेना पड़ेगा विकेट लेने का। अगर आप फ्लैट बॉलिंग करेंगे T20 की तरह, तो आपको कोई भी विकेट नहीं देगा। हमने यही देखा है, राशिद खान हो या मुजीब हो या और कोई टॉप स्पिनर हो, असरंगा हो, वनडे फॉर्मेट के अंदर इतने ज़्यादा कामयाब इसीलिए नहीं होते कि वो फ्लैट बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पिनर्स को, चाहे वो नवाज हो चाहे शादाब हो, थोड़ी सी बॉलिंग जो है उनको स्लो करनी पड़ेगी, टर्न करना पड़ेगा, ताकि आप चांस ले सकें बैट्समैन के खिलाफ उसको आउट करने का। इसी तरह हमारे बैट्समैन, मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स के खिलाफ कोई प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को। पाकिस्तानी हमेशा से अच्छा खेलते हैं, और वनडे के अंदर अभी तक जो मैंने मैचेस देखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं फंस रहे हैं। तो आपको ऐसे टॉप बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा एग्रेसिव मैं नहीं कहूँगा, बट कैलकुलेटिव थोड़ी सी थॉट्स रखनी पड़ेंगी अपनी, बिकॉज कि आपने विकेट उनको नहीं देनी। अगर 4 रन 5 रन एंड ओवर अगर आप जाते हैं उनके खिलाफ, तो कोई मुजायका नहीं है। और वेर एज आप बाद में जो बॉलर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर फास्ट बॉलर्स होते हैं, जिनको एक आध बॉलर ऐसा होता है हर टीम में जिसको बैट्समैन ने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि इसको हम एट दी एंड या किसी वक्त जब भी वो आएगा उसको हम मारेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा पाकिस्तान के लिए कोई स्पिनर्स का ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी बैटर्स को खेलने का। राइट अच्छा, अब ये बताइएगा, अभी हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान सुपर 4 टेबल के टॉप पर तो आ गया है। अब एशिया कप के अगले मैचेस में एक बेयकीनी सी है, क्योंकि कोलंबो में मैचेस होने हैं और वहाँ बारिशें, आपको पता ही, हम बात ये कर रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मैचेस बारिश से मुतासिर हुए या मुकम्मल वॉश आउट होने की सूरत में नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा, बल्कि सॉरी टॉस होगा। अब हम यही कह रहे हैं कि ये तो कोई अजीब सा ही तरीका लग रहा है कि अगर टॉस पे ही डिसाइड होना है तो पहले ही टॉस कर लो। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बारिशें तो थ्रू आउट हो रही हैं, प्रेडिक्शन भी है ऐसी बारिशों की, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर मैच होना चाहिए। कम से कम 20 ओवर का मैच ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक फ़ैसला हो सके अच्छी कौन सी टीम है, कौन सी टीम बेहतर है और कौन ये टाइटल की हकदार है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ ज़रूर। ऑल्दो कि अगर कोई मैच नहीं होता तो हम समझते हैं कि जो भी टॉप टीम्स होंगी 2 वो फाइनल में आ जाएंगी और टॉस पे भी फैसला हो सकता है। ज़रूर हो सकता है टॉस पे फैसला, पर शायकीन है क्रिकेट एंड इनफैक्ट जो क्रिकेट खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी कि मैच ही नहीं हो और टॉस पे फैसला हो जाए और मुश्तरका फिर एट दी एंड फाइनल के अंदर अगर टीमें जो भी पहुँचेंगी और वो मुश्तरका फैसला हो जाए और ट्रॉफी शेयर हो जाए, तो एज ए क्रिकेटर मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये बात, सच्ची बात यही है। और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रेडिक्शन है
वो इतनी अच्छी प्रेडिक्शन ना रहे और मौसम चेंज हो जाए, पूरे मैचेस हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे वो या श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हो या पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो, मैचेस पूरे होने चाहिए ताकि हम ये देख सकें जो वाकई एशिया की करेक्ट चैम्पियन है उसको सामने आना चाहिए उस टीम को। और मैं अगेन यहाँ बैक करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त मुझे बहुत फॉर्म में लगती है, इंडिया से बेटर टीम है। तो उम्मीद मेरी यही है कि पूरे मैचेस हुए तो पाकिस्तान इस दफ़ा भी एशिया विनर बन सकती है। हम बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं। एक तो पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली इज़ द स्ट्रॉन्गर टीम इन सारों में, और दूसरा दैट इज़ नो वे कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हो और टॉस पे चीज़ें जीत रहे हो तो आप जितने डिसअपॉइंट हो आई थिंक स्पेक्टेटर्स भी उतने ही डिसअपॉइंट हो। और मोइन भाई आपकी ये बात कि भाई कम से कम ज़रा ओवर्स कम हो जाएं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैच ज़रूर हो और उसके बाद फैसला हो कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आगे नहीं जा रही है। और ट्रॉफी शेयरिंग का तो हमें इस मामले में हम शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं लेकिन ट्रॉफीज शेयर नहीं करेंगे क्रिकेट की। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। एक मरतबा फिर हमने साबित कर दिया कि हम बॉलिंग का पावर हाउस हैं। ज़रा बैटिंग में ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि भाई जीत गए ना, इतना तो चलता ही है। आपका क्या ख्याल है कल के मैच के बारे में, कहाँ बेहतरी लाई जा सकती थी? देखें, अभी ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ में अच्छा जा रहा है, और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और अच्छी बात है इंटेंट बड़ी अच्छी है, और जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगर पाकिस्तान को नंबर 1 रहना है। और अभी वर्ल्ड कप सर पे है, और अगर एशिया कप जीते हैं उसके बाद वर्ल्ड कप जीते हैं तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होगा। अच्छा जी, अब मरहला अब ऑब्वियसली आगे चला गया है और सुपर 4 में पाकिस्तान को इंडिया से खेलना है और श्रीलंका से भी। तो ये मैचेस अब तक तो कोलंबो में ही स्केड्यूल्ड हैं जहां बारिश का इम्कान है, और इस तरह खिलाड़ियों की एनर्जीज का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इंजरीज का भी और एनर्जीज का भी अगर देखा जाए। आई एम सॉरी, मैं वैसे इंजरीज की बात नहीं कर रही थी। आप यू फील अ लिटिल डाउन? अभी मोइन खान साहब से भी बात हो रही थी और वो कह रहे थे स्पेशली रिगार्डिंग शाहीन लाहौर के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको भी हाइड्रेटेड वगैरह रहना चाहिए एंड ऑल दैट। बहुत सी चीज़ें इनटू प्ले एंड ऑफ कोर्स फिर आप थोड़ा सा डाउन भी हो जाते हैं आपको अगर पता हो कि बारिश होने वाली है और पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। ये देखिए, आजकल सेफ्टी बहुत ज़्यादा है और अंपायर इंस्पेक्शन जो है और मैच रेफरी की वो बड़ी ज़बरदस्त है। कहीं भी अगर थोड़ी जगह अगर वेट हो या इंजरी का खतरा हो सकता है तो मैच नहीं होता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लॉ किया हुआ है, और ये है कि पहले भी मैचेस हुए हैं इसमें बारिश भी हुई है तो सारे प्लेयर सेफ रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि पीसीबी ने ये भी फैसला किया है कि वर्ल्ड कप टीम का ऐलान एशिया के बाद होगा, तो कब आपको लगता है कि अभी ये कबल अज़ वक्त है या अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए ये ऐलानात होने चाहिए थे? क्योंकि एक थॉट तो आती है खिलाड़ियों के जहन में। देखिए, ओवरऑल जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया वो एशिया कप का बेस्ट स्क्वाड है, इसमें कोई ये मिसिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर रह गया, और जो खेलते आ रहे हैं इनको ही होना चाहिए। और जैसे फहीम अशरफ को आज अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान को हर जितनी भी बेंच पे लोग हैं जो 11 के बाहर हैं उनको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है कि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक और टीम के मुताबिक। तो बेस्ट तो यही होगा कि जो एशिया कप में है वही सेम वर्ल्ड कप में स्क्वाड। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई, थैंक यू। अच्छा जी, क्रिकेट तो चल रही है और थैंकफुली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हमारे लड़के जो हैं, हमारे सुपरस्टार्स, हमारे हीरोज़ हमें ज़रा एक ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं इस टेंशन वाले माहौल में, इस मुश्किल माहौल में, इन टफ हालात में जहां लिटरली 2 वक्त का गुजारा करना भी एक आम आदमी के लिए मुश्किल हुआ है। लेकिन अज़्म भी ज़ाहिर किया जा रहा है साथ साथ कि भाई अब बहुत हो गया। बहुत से मामलात जो बरसों से ऐसे ही चले आ रहे थे उनको शायद अब वाकई सीधा करने का वक्त आ गया है। कल मैं निगरान वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, वो कहते हैं कि भाई बिजली तो कभी सस्ती नहीं हो सकती जब तक चोरी नहीं बंद होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रैक डाउन करेंगे। सर ठीक है, बिजली सस्ती नहीं हो सकती जब तक चोरी नहीं बंद होगी, लेकिन ये चोरी बंद करना या इससे पहले बंद करवाना मेरा काम तो नहीं था।
ये हुकूमतों का काम है ना। मतलब वी हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम पीपल अराउंड अस कि यार वो 15,000 रुपये दिए थे, मीटर स्लो करा लिया, 20,000 रुपये दिए थे, मीटर स्लो करा लिया। पूरी आबादियां हैं जो बिजली नहीं दे रही हैं, बिजली के बिल नहीं दे रही, बेसिकली बिजली के बिल नहीं दे रही हैं। सो ये हम सब जानते हैं ना, इर्द गिर्द हमारे सब कुछ हो रहा है। ये आपका काम है इसको जब हमें पता है ये चीजें, तो ये आपको भी पता होंगी, और अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, और अगर पता है तो व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन ऑन इट? वो अफसरान या वो अहलकार जो किसी भी कंपनी के, जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, जो मुलव्विस हैं इन मीटर के स्लो करने में या कोई और सहूलत फराहम करने में, उनके तबादलों से कुछ नहीं होगा। उनको लिटरली फारिग करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये बहुत अरसे से चल रहा है, इन लोगों के मुंह को लहू लग चुका है। और ये इतने अरसे से चल रहा है कि इसमें इनोवेशन होती जा रही है। मतलब बिजली की और कुंडे लग रहे होते हैं, गैस की सर्दियों में इस तरह बंदिश होती है, किल्लत होती है, क्योंकि लोगों ने मशीनें लगाना शुरू कर दी हैं। वो इजाद हो गई है मशीन के, वो सक कर लेती हैं सारी। ये बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, और आप लोगों के इनको पकड़ने की हिम्मत तो क्या, देयर इज नो ड्राइव आइदर। चलें अब लेट्स सी कि ड्राइव तो जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल तरीन सियासी और मौशी हालात का सामना है। आम इंतखाबात को लेकर भी सियासी बेयकीनी मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पिछले दिनों ताजरों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़, बेकाबू होता हुआ डॉलर, ताजरों के मसाइल, टैक्सों में इजाफे समेत बाज़ सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वालों में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ ताई भी शामिल थे। और मुल्क में मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। तहम इस मीटिंग में कुछ बातों को मुतनाज़ रंग भी दिया गया। मोहम्मद अल्ताफ़ ताई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किन अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, क्योंकि जहाँ बहुत सारे सेक्टर्स मुतासिर हुए हैं, वहीं ये सेक्टर भी शदीद मुतासिर हुआ है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। अल्ताफ़ साहब, कराची में आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में आप भी मौजूद थे। इस मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेर बहस आए और उस मीटिंग के बाद कितने पुरुम्मीद हैं आप? जब हमें आर्मी चीफ साहब ने बुलाया और सारे बिजनेसमैन को बुलाया, तो उस वक्त जो उससे पहले जो मायूसी की फजा थी, वो बहुत मायूसी की फजा फैली हुई थी। लेकिन जब हमने चीफ साहब से सुना, उन्होंने हमको 5 घंटे सब बिजनेस कम्युनिटी को ब्रीफ किया कि देखिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, और जो भी चीज थी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाई कि मैं इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कंप्लीट स्ट्रगल करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। आश्वासन की उन्होंने जंगे बदर की हदीस हमें सुनाई। इसके बाद उन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम पे बोला इंशाल्लाह ताला मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं किसी मुल्क के सरबराह के पास जाता हूँ और बिलियन 2 बिलियन के लिए अगर मैं खुदा ना खास्ता हाथ फैलाता हूँ, तो कितना मैं शेम फील करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, मेरे मुल्क में काम हो, मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। तो इसीलिए उन्होंने सऊदी अरबिया के साथ बिजनेस की सतह पे बात की। तो सऊदी अरबिया ने कहा ठीक है, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और जो बहुत हर्डल्स क्रिएट करती है, अगर वो हर्डल्स क्रिएट नहीं होती और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको मिलता है, तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट 25 बिलियन इनिशियली। और जिसका उन्होंने SIFC का इन्होंने बताया। बोला फिर इनिशियली जब 25 बिलियन में मैं इंशाल्लाह सक्सेस हो जाती सऊदी अरेबिया तो 25 बिलियन और करेगी। इसी तरीके से UAE ने कहा कि हम 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसी तरह से कुवैत से बात की, कतर से बात की, चाइना से बात की। चीफ साहब ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ किया, जिसमें हमें समझ आया, जिसका एक इमीडिएटली एडॉक बेस पे जो रिजल्ट निकलता है कि इस वक्त डॉलर 20 रुपए नीचे आ गया है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस मुलाकात के हवाले से कई बातें भी सामने आई हैं। आर्मी चीफ से ये मंसूब किया गया है कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं, और ये कि उन्होंने चंद सियासतदानों का भी जिक्र किया है, नाम लिया है कि वो मोटरसाइकिल चलाते थे और अब देखें कि उनके पास कितना पैसा आ गया है। तो आप वजाहत कर सकते हैं कि क्या ये बातें हुई थी? देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने कैटेगरी बिजनेस की बात की है। उन्होंने कैटेगरी कहा कि जिसने भी इस मुल्क के साथ अगर सही नहीं किया है और जिन्होंने भी, जैसे फर्ज करें कोई भी चीज हुई है तो हम उसको आड़े हाथों से लेंगे और हम चाहेंगे कि इस मुल्क में बेहतरी हो। अगर किसी ने मिस इन्वेस्टमेंट किया, ये किया है,
सियासी जमात का तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई उन्होंने जिक्र किया हो। उनका जो फोकस था, उनकी जो चीजें थी, वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। जहां कार्टेलाइजेशन है वहां कार्टेलाइजेशन खत्म हो, जहां पे ये मनी एक्सचेंज के हैं उस मनी एक्सचेंज को सही करके रुपी पैरिटी डॉलर को बहुत उस पे ले आए। मैं समझता हूं उनका फोकस इन चीजों पे था और उनका फोकस पाकिस्तान पे था। उनकी नेक नियति ये थी कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, पाकिस्तान के लोग फ्लरिश करे, पाकिस्तान का नाम आगे हो और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क वापस राइट ट्रैक पे चला जाए। यानी कि फ्यूचर की बात थी, ब्लेम गेम नहीं था। अब ये बताइएगा, ये भी बहुत से लोग कोट कर रहे थे कि भाई ये इशारा भी दिया, ये बात भी हुई कि बहुत जल्द कुछ सियासी शख्सियात कानून के कटहरे में आएंगी, ऐसा कोई जिक्र हुआ था सर? देखिए, मैं समझता हूँ आर्मी चीफ साहब ने काफी जो हमें बताया, जो चीज हमें बताई इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। जैसे अगर किसी की जमीन पे कब्जा होता है, बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस के लिए बताया, एफबीआर में रीशफलिंग के लिए बताया, फिर हमने उन्हें सजेशन दिए। तो वी आर टोटली टॉकिंग ऑन बिजनेस। हमारे जो बिजनेसमैन का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लोगों की 20-20 साल 25-25 साल पुरानी अमलाक के ऊपर कब्जा हो जाता है, रातों रात 400 500 लोग आके बैठ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि वो नहीं हो और लोगों का कॉन्फिडेंस हो। जब तक पेमेंट का और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा, लोग यहाँ पे पैसे रखेंगे और यहाँ काम करेंगे। हमने इन्हें कहा, जिस तरीके से चीफ साहब ने कहा इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम भी यही कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने यही कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बिजनेसमैन को, इस मुल्क के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, पाकिस्तान ने इनको पहचान दी है, पाकिस्तान ने इनको सब कुछ दिया है। ये थोड़ा सा हार्ड टाइम आया हुआ है इंशाल्लाह ताला, और मैं समझता हूँ ये टाइम भी ओवर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हमारे मुल्क के सारे लोग यही सोच रहे हैं, चीफ साहब भी यही सोच रहे हैं, कि टीम भी यही सोच रही है, सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अब राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब बहुत अफरा तफरी हो गई। तो मैं समझता हूँ अगर हम राइट डायरेक्शन पे चले गए और अगर हम पॉजिटिव नोट पे चले गए तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसका मैं आपको बताऊं, पिछले 5 दिन में लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए, पिछले 5 दिन में लोगों की बातें चेंज हो गई। पिछले 5 दिन पहले लोगों का ये खौफ था कि पता नहीं कल क्या होगा इस मुल्क के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का कॉन्फिडेंस 100% चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू सो मच। राइटली सेड मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब कि जो सेंटिमेंट है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है इस तरह के बयानात इन मुलाकातों की, क्योंकि उस दिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी बेहतर होता है और लोगों में एकदम जो कौम की भी हम बात कर लें, मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसका मार्केट से कोई लेना देना ना हो, वो जो मायूसी की अतः गहराइयों में गिरा हुआ था ना, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होना शुरू हुआ है। उसको कोई उम्मीद की किरण एटलीस्ट नज़र आना शुरू हुई है कि हाँ देयर इज समबडी हु इज सेइंग कि थिंग्स वुड गेट बेटर। क्योंकि इससे पहले मुझे बताएं, आप यही सुनते थे ना, बेड़ा गर्क है, बुरा हाल है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे संभलेगा। एटलीस्ट somebody has come up and said कि yes, let's take things into our hand and let's try to make things better. So yes, क्योंकि काफ़ी अरसे से यही चल रहा था कि डॉलर पता नहीं 400 पे पहुंच जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से वो कर लो। सो वो सेंटिमेंट बहुत वैल्यू करता है, वैल्यू तो करता है, लेकिन अभी आगे क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा कि यू नो देन हाउ सस्टेनेबल दिस मंजिल आसान होती है। होपफुली मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 65 की जंग आपको पता ही है, कल से हम कारहाय नुमाया याद करते हैं पाक भारत जंग में, जहाँ पाकिस्तान की बर्री और बहरी अफवाज ने बहादुरी की नई दास्तानें रकम की हैं। वहीं हमारी जो एयरफोर्स है उसका किरदार भी सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है। 6 सितंबर को जंग के पहले ही दिन पाक फ़ज़ाइया ने बर्री फौज के शाना बशाना दुश्मन को करारा जवाब दिया था। पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के 22 तैयारों समेत दीगर फौजी साजो सामान तबाह किया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन 7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख़ में रकम हो गया। और उस दिन पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने दुश्मन के हमलावर तैयारों को ना सिर्फ भागने पर मजबूर किया, बल्कि पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने उनका पीछा करते हुए उनके कई तैयारे मार गिराए। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर की शाम शुरू की थी और 7 सितंबर की शाम 5 बजे से पहले वो दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिल शिकस्त फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर चुकी थी। और इसी जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हीरो स्कॉट लीडर एम आलम ने 17 रोज़ा
मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे और इस फ़ज़ाई बरतरी को हमेशा बरकरार रखने के अज़्म का आज एक बार फिर इजहार किया जा रहा है। वैसे जब हम दोबारा ये रिविजिट करते हैं हर साल तो एक अगर आप पिक्चर खींचे ना अपने दिमाग में तो ये इमेजिनेबल लगता है टू बी एबल टू डू इवन इन दिस डे एंड मतलब इन दिस डे एंड एज। और हम कब की बात कर रहे हैं? 1965 की बात कर रहे हैं। हम अपनी इस जंग को याद करते हैं सर्टनली, लेकिन हम पाक फ़ज़ाइया की पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत ही रीसेंट एक कामयाबी मिली है जो हमें इस खित्ते में इस तरह से किसी भी एयरफोर्स की बर्तरी इस्टेब्लिश करते हुए नहीं नज़र आती। हमारा जो ऑपरेशन रीटॉर्ट था जिसमें वो अभिनंदन साहब यहाँ आए थे और उन्हें चाय पेश की गई थी, वो चाय पिलाई गई, वो सारा मामला जो है वो भी एक तारीख, वो एक रिफ्रेशर था, वो एक रिफ्रेशर था, वो एक तारीख रकम कर गया इस खित्ते में। और पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी को उसने आज के मॉडर्न टाइम में इस्टेब्लिश कर दिया और री-एस्टैब्लिश भी कर दिया। क्योंकि एक तो चीज़ होती है ना कि आउट ऑफ नोवेयर आप आके इस किस्म का कारनामा करते हैं, एक फिर आपको पता चल जाता है और ऑफ कोर्स हम भी रिविजिट करवाते रहते हैं कि ये दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। अच्छा भाई, आज जिस तरह हम कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर बनाते हैं, हर बंदा कराची में आशोबे चश्म का शिकार है, मतलब पिंक आई जिसे कहते हैं। तो ये कराची में जी ये मर्ज जो है ना, ये एक्चुअली यू आर वेरी राइट, क्योंकि ये वबा की सूरत जो है वो इख्तियार कर गया है और हर दूसरा शख्स आंखों में सोजिश की शिकायत कर रहा है। पहले ना थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा था, मैं गया हूँ ग्रोसरी कर रहा हूँ, लिफ्ट पे एक अंकल खड़े हुए चश्मा लगाए, मैंने कहा क्या हो रहा है इनको, सब क्यों चश्मा लगाए घूम रहे हैं? उस दिन मेरा ड्राइवर आपके ड्राइवर के साथ खड़ा था और उसने वो चश्मा लगाया हुआ, तो मैंने कहा क्यों खड़े हो उसके साथ? कहते नहीं उसने तो वो स्टाइल था। मैंने कहा स्टाइल नहीं था, उसके पीछे वो पिंक आई थी। तो प्लीज आप चेक कर लिया करेंगे ये स्टाइल है कि नहीं, क्योंकि अक्सर यही हो रहा होता है। तदाबीर कुछ बताएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, इस वक्त आपको बताएं कि शहर के जो आई क्लिनिक्स है ना वो मरीजों से भरे हुए हैं और ये मर्ज एक से दूसरे शख्स को तेजी से मुंतकिल होता है, ताकि आपको पता चल जाए। और माहिरीन के मुताबिक मर्ज से बचने के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए, हाथ मिलाना एंड ऑल दैट ना करें। और खासतौर पर जो जिसको हुआ है ना उसको भी चाहिए कि वो ज़रा एक्स्ट्रा केयर करें और अपनी जो चीज़ें जैसे तौलिया वगैरह होता है ना जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो और किसी के साथ शेयर मत करें। तो खात्मे के लिए इलाज अपनी जगह, लेकिन एहतियाती तदाबीर काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकती हैं। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, मतलब हमारे स्टाफ में जैसे ज़ाहिर है अभी आपने जिक्र कर ही दिया, आशोब चश्म था हमारे घर में जो आंटियाँ थी उनको आशोब चश्म था। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग महफूज रहे। क्यों? क्योंकि हमने एक तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि भाई किसी भी आँखों को हाथ नहीं लगाना, और क्या एक तो छुट्टी दे दें आप जब बहुत ही बीमारी पीक पे हो, इतना तकलीफ क्यों छुट्टी दे दें। और उसके बाद भी आप जो चीज़ शेयर, जिस चीज़ पे आप लोग को लगता है कि सरफेस शेयर हो रही है, उसको इस्तेमाल करने के बाद फौरन हाथ सैनिटाइज करें या धोएं। दिस इज व्हाट वी थिंक। अब डॉक्टर फवाद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है, हु इज चीफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट LRBT। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। डॉक्टर साहब, हम जो एहतियाती तदाबीर दे रहे हैं, क्या हम सही बता रहे हैं? हम सही बता रहे हैं कि इसी तरह ही करें, मतलब एंड देन इट विल टेक इट्स टाइम और फिर ठीक हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी वॉइस में थोड़ा सा वॉबल हो रहा है, लेकिन बट स्टिल आई कैन हियर यू। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं वायरस के बारे में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। एडिनो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरे हर्पीज वायरस इन्फेक्शन होते हैं। तो ये खास किस्म का वायरस है जिसको हम पिकोना वायरस कहते हैं। अब वायरस इन्फेक्शंस की जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब मियादी होते हैं। सो यू गेट अ रिलीफ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इवन इफ यू डोंट अप्लाई एनी मेडिकेशंस, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर दो चीजों का बड़ा ख्याल है, रखना पड़ता है। एक तो दूसरों को कैसे बचाया जा सके, आप तो इन्फेक्टेड हैं, या आप कैसे बच सकते हैं अगर दूसरा सामने वाला कोई आप नहीं इन्फेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जैसे आपने बताई, बिल्कुल सही बताई। एक्चुअली ये उड़ के लगने वाली बीमारी नहीं है। और अगर आपने जैसे अभी बताया कि चश्मा पहन के एक लिफ्ट में आप सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस लिफ्ट के अंदर हैं, तो ये उड़ के नहीं लगेगी। चश्मा पहनने से कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। सिर्फ एक जो वियर्ड लुक है ना, आंख लाल है, आंख से पानी बह रहा है, वो दूसरा देखने वाला जो है वो इतना उसको जज नहीं कर पाएगा। सो चश्मा लगाने से इसकी कोई बचत नहीं होती है। बचत होती है कांटेक्ट ना हो। अब अगर आपकी पर्सनल चीजें, आपका तवाल, आपका मोबाइल, आपका कीबोर्ड दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, ज्यादा चांसेस यही है।
इवन अगर आप समझ रहे हैं कि ये कांटेक्ट नहीं भी है तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डोंट टच योर आईज एंड वॉश योर हैंड्स। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साफ साबुन से भी आप हाथ धो लें, दैट इज गुड इनफ। सो इससे बहुत हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हमारे हाथ पे जरासीम लगा हुआ है, ठीक है, हमने उस सरफेस को छू लिया, अब किस तरह से वो हमारे जिस्म में मुंतकिल होगा? हम अपनी आंख मलेंगे तो मुंतकिल होगा, या हम कुछ खा लेंगे तो उससे भी जा सकता है? जी हाँ, देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये कांटेक्ट के जरिए फैलता है। अब होता है कि जब आप एक इन्फेक्टेड पर्सन अपनी आंख को हाथ लगाता है तो आंख के अंदर जो आंसू या सिक्रीशन है उसका हाथ इन्फेक्टेड होता है। अब वो आपसे मिलने आया, हाथ मिला लिया तो आपके हाथ से उसके हाथ पे चला गया, और आपने जब अपनी आंख को छुआ उस हाथ से तो वो आपकी आंख में ट्रांसफर हो गया। सो ये कांटेक्ट मेथड होता है जिससे ये ट्रांसफर होता है। अगर आप उसको दूर से देख रहे हैं तो वो उड़ के नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि सन ग्लासेस पहनने से बचत नहीं होती। सो काला चश्मा लगाने का मकसद ये नहीं है कि वायरस एक से दूसरे तक फैल जाए, ये उड़ के नहीं लगता, ये एयरबॉर्न नहीं होता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसको हो गया उसको कितने दिनों में ये चीज ठीक हो जानी चाहिए? देखिए आमतौर पे इसका जो कोर्स है ना, विद इन अ वीक बहुत हद तक सिम्टम्स चले जाते हैं। और ये बात आप ये अच्छी तरह से मतलब सबको पता होना चाहिए कि जो पहला हफ्ता है ना वो इन्फेक्टिव फेज होता है, और उसके अंदर एक से दूसरे को लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद जब रिकवरी फेज आ जाता है तो उसके अंदर इतने चांसेस नहीं होते कि इवन आप कॉन्टेक्ट से दूसरे को ट्रांसफर करें। और उस एक हफ्ते के अंदर एहतियात करना, और क्योंकि ये इसकी सिवियरिटी वेरी करती है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, किसी केस में ज्यादा सिवियर होता है, किसी में लेस सिवियर होता है, तो दवा देने का मकसद सिर्फ दो है, एक रिलीफ मिले थोड़ा सा, दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बहुत कॉमन है, आंख के अंदर चिपकना, आंख से पानी आना, आंख से इवन पस का डिस्चार्ज होना, तो उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं और आंख को सिम्टोमेटिकली आरामदेह बनाते हैं। सच वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप ये टैबलेट खाएं तो वायरस मर जाएगा, वो सेल्फ लिमिटिंग है। गॉट इट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर फवाद रिजवी साहब, तो ये कांटेक्ट से ही लग सकता है, और एनक पहन लिए और हाथ शाथ मिला रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये एनक जो है वो जिस तरह कह रहे थे कि ये सिर्फ ताकि आपको नजर ना आए कि वो पिंक आए है, धूप से जलन। और दूसरा थोड़ा सा अगर आपने चश्मा पहना हो ना तो अपनी आंख पे बार बार हाथ भी ना मारे, सो एक उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, आपको अदरवाइज हाथों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची का इलाका गुलशन हदीद, वहाँ निजी स्कूल में आपको बताया ना, एक स्कूल के मालिक स्लैश प्रिंसिपल के कमरे की CCTV वीडियोस सामने आई जिसमें वो दर्जनों ख़वातीन के साथ बदफेली कह रहे हैं, कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब पता ये लगा है कि वो केस बड़ा कमज़ोर है। केस कमज़ोर क्यों है? क्योंकि कोई शिकायत कुनंदा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं सामने जो इसके खिलाफ, नो कंप्लेनेंट जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहे। अब वो ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर ये कर रहा था, उनको ब्लैकमेल करके ये कर रहा था कि नौकरी में रहेगी अगर ये करोगी। जाहिर है ये कोई आएगा बताएगा तो पता लगेगा ना। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ, अब टू अस जो लेमैन हैं, अब 25 वीडियोस अगर सामने आ जाए तो हमें तो सुन के लगता है कि ये केस बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, बट अपेरेंटली नॉट। क्यों नहीं? देखें हुमायूं अब्दुल्ला, सबसे पहले तो हम इसकी सेक्शंस की बात करते हैं कि क्या इस मुकदमे के अंदर ऐसी सेक्शन हैं कि जिसकी वजह से ये केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 3 सेक्शन इसमें हैं। एक टेलीग्राफ एक्ट है, 506 की सेक्शन लगाई गई है और 509 लगाई गई है। तो ये तीनों सेक्शन ऐसी हैं जो तफ्तीशी हुकाम है वो बताते हैं कि एक तो ये मुकदमा वैसे ही सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है, ऊपर से इसमें सेक्शन ऐसी लगाई गई हैं जिसकी वजह से मुद्दई सामने ना होने की वजह से केस बड़ा कमज़ोर है। जो मरकज़ी मुलजिम इरफान इसमें गिरफ्तार हुआ है, मुमकिन तौर पर उसकी रिहाई हो जाएगी, और इसी हवाले से तफ्तीशी हुकाम बताते हैं। एक खातून ने जो है वो पुलिस से रब्ता ज़रूर किया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से ही उस खातून का नंबर भी बंद है, जबकि पुलिस की जानिब से जो इसकी लोकेशन भी ट्रेस की गई तो उस लोकेशन पे वो खातून मौजूद नहीं है। 25 के करीब जो है वो वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं, जिन वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो इस शख्स के साथ इस स्कूल के अंदर जो है वो देखी गई हैं। ताहम इस हवाले से बताया जा रहा है कि कम पेश 45 ख़वातीन के साथ वो इस तरह की
नाजेबा हरकत जो है वो कर चुका है। लेकिन जितनी भी वीडियो सामने आई हैं, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तक उसमें तफ्तीश कमज़ोर नज़र आ रही है। पुलिस की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन मुतासरीन हैं वो अगर सामने आ जाएँ तो इस हवाले से जो है वो तफ्तीश में खासी पेशरफ्त हो सकती है। एक टेक्नीशियन को भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है जो इस स्कूल के अंदर CCTV को मॉनिटर करता था और CCTV जिसने नस्ब किए थे। ताम उससे भी तफ्तीश की गई है। इब्तदाई तौर पर जो मुलजिम इरफान है उसकी जानिब से ये बयान दिया गया कि जो ये टेक्नीशियन है इसकी जानिब से इसे जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नीशियन गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसकी जानिब से कोई ऐसा अमल सामने नहीं आया, लेकिन उससे तफ्तीश ज़रूर जारी है। 2 मज़ीद मुलजमान को भी जो है वो इसमें कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक गिरफ्तारी इसलिए अमल में नहीं आई कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनमें से कोई खातून जो है वो सामने 2 इसी स्कूल का जो अमला है वो ये बताया जाता है कि उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाना है, लेकिन अब तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। जबकि इस स्कूल का जो टोटल अमला है वो बताया जाता है कि 250 के करीब इस स्कूल के अंदर बच्चे मौजूद रहते थे और इसी तरह जो है वो 10 ख़वातीन इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स थी और जबकि 5 मेल उस्ताज़ा भी थे जो है वो इस स्कूल के अंदर जो है वो टीचिंग करते थे। जबकि जो ये मुलजिम इरफान है इसकी जानिब से पुलिस को ये बयान दिया गया कि 6 माह से वो इस स्कूल को रन कर रहा था और इस हवाले से थैंक यू काशिफ, थैंक यू, दैट इज ट्रैजिक। वैसे उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि रियासत को परसू करना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या ये ख़वातीन ब्लैकमेल हुई थी। अगर ब्लैकमेल हुई थी तब भी सामने नहीं आएंगी। क्या इनको नौकरियों का झांसा देकर इनके साथ ये बदफेली की जा रही थी या ये एक्ट किया जा रहा था? इसमें रियासत को इंटरेस्टेड पुलिस को होना चाहिए। नहीं है कि इधर हो क्या रहा था। अव्वल तो ये स्कूल है और उस बंदे को या इस चीज की जमानत कैसे होती है? आप जो भी कर रहे हो, कंसेंशुअल हो या फोर्स हो या व्हाटएवर, आप एक स्कूल में कर रहे हैं। यू नो वी स्टिल कांट गेट ओवर द फैक्ट कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल दर्जनों ख़वातीन के साथ ये कर रहा है नाज़ेबा हरकत, और उस चीज को परसू क्यों नहीं किया जा सकता? जब आपको ये पता है, एटलीस्ट स्टेट को तो ये पता ही है ना कि ये हो रहा है, तो एटलीस्ट उसमें आप कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करें कि देखें तो सही कि हो क्यों रहा है। यहाँ मियाँ बीवी अगर हाथ पकड़ के CBO पे चल रहे तो आप निकाहनामा मांगने आ जाते हैं, आप जिंदगी अजाब कर देते हैं। मियाँ बीवी लिटरली अगर कंधे पे सर रख के लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। What if all those women are threatened into it or might not be? लेकिन एटलीस्ट पता तो करें, कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। या वो 5000 रुपए दे के अपनी जमानत कराए और दोबारा स्टार्ट हो जाए किसी और लोकेशन पे। What is going on? ठीक है, अभी ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि कोई शिकायत कुनन्ना सामने नहीं आया, लेकिन ये बाद में भी बात आया हो सकती है। लेकिन आप ये जानने की कोशिश तो करें कि क्या ये ख़वातीन मजबूर थी, इनको नौकरी का झांसा दिया गया था, इनको फोर्स किया गया था, और या फिर ये सब कुछ इनकी अपनी मर्जी से हो रहा था। बस ये जानने की कोशिश तो करें। वी आर नॉट ओवर द फैक्ट कि गुलिस्तान जौहर अगर आप कराची के हैं तो वो वाला वो पुराना वाला किस्सा जिसमें क्या कुछ करके चला गया और गया लड़का, वो ही नहीं पकड़ा जा सका। और उसके बाद हर 2-3 दिनों बाद एक और नई खबर आ जाती है। किस तरह पकड़ेंगे? अब यहाँ पकड़ा गया तो अब साबित क्या करें? नहीं, साबित नहीं होगा तो उसको जाने दो। वो जाएगा, वो और एम्बोल्डन होगा कि मेरे अगेंस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, वो दोबारा से करेगा। एंड व्हाट ही डू इज अनदर स्टोरी। लेकिन ये जो थ्रेटन करके किया जा रहा है, जो कि हमें लग रहा है, मतलब सो मेनी पीपल एक स्कूल के प्रेमिसेस में जहाँ के तुम प्रिंसिपल हो, पता इधर कैरेक्टरिस्टिक तो एक ट्रेट फौरन सामने ही नजर आ गया। आप पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे आप नौकरी दे सकते हैं, आप नौकरी पे रख सकते हैं, सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना, पुलिस वालों को हम कह रहे हैं। नहीं हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ वसी और तवील एक्शन प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। होपफुली हो जाए इस मरतबा। डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और जराइम में मुलव्वस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम का कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नक़्लो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार के तरीक़ेकार को तब्दील किया जाएगा और हुकूमती क्रैकडाउन के असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। कल ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी हुई और ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। 2 रोज़ में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए सस्ता हुआ है। उधर FC बलोचिस्तान ने चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है और चीनी की कीमत में भी कमी
रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर में 10 रुपये, बलूचिस्तान में 5 रुपये सस्ती हो गई है। 1 किलो चीनी लाहौर में 166 से 166 और पेशावर में 180, कराची में 190 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह बिजली चोरों और बाकी ऑब्वियसली जो इवेट कर रहे हैं नामहिंदा अफराद उनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि चोरी ख़त्म होने और बिल अदा करने तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज़ का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। एक प्रोविंशियल लेवल पे टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंशियल सेक्रेटरी एनर्जी होंगे या फिर होम सेक्रेटरी उसको लीड करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर होगा, पुलिस की तरफ से ऑफिसर्स होंगे, साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके अंदर ये जो कंप्लेंट्स हैं और जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी। और आपको याद दिलाएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चंद रोज़ पहले टैक्सेशन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर जोर दे चुके हैं। हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बार बार इसी हवाले से, जिसमें FPR का रोल है, FPR कौन कौन से एरिया में टैक्स कर सकता है, सिर्फ IPPs ही नहीं हैं और बाकी सेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि क्या हम लॉयर्स को जिस तरह की उनकी अर्निंग्स हैं उनको टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम डॉक्टर्स को टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम मीडिया आउटलेट्स को टैक्स कर पा रहे हैं, क्या हम एग्री सेक्टर को टैक्स कर पा रहे हैं, बहुत सारे IT सेक्टर को टैक्स कर पा रहे हैं। दूसरे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी एबिलिटी टू टैक्स इज़ वेरी पुअर। बज़ाहिर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है जो हर शोबे में स्मगलिंग, चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा करेगा। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करके हुकूमत ने महंगाई और मुल्की मईशत के मसाइल की जड़ पर हाथ तो डाल दिया है। उम्मीद ये करते हैं कि ये बस ऐलानात तक मामला महदूद न रहे। माहिरीन ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कातिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई को खुशाइंद करार दिया, लेकिन हुकूमत ने सिलसिला शुरू किया है तो किसी सूरत अब रुकना नहीं चाहिए। कार्रवाई बिला तफरीक हो तो ही बेहतर नताइज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज तक इसीलिए कोई भी हुकूमत नहीं कर सकी बेशमूल जमहूरी और फौजी हुकूमतें, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है आड़े और वही लोग यूजुअली जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल होते हैं, जिनसे आप एडवाइस ले रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई गोटी फंसी होती है। तो और फिर आगे बात बढ़ने नहीं देते। वो आगे बात बढ़ने नहीं देते। प्रेसिडेंट FPCCI इरफान इकबाल शेख हमारे साथ हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि स्मगलिंग का खात्मा होगा, हुकूमत ने ऐलान किया है और एक्शन भी शुरू कर दिया है। बिजनेसमैन बरादरी की ये बड़ी डिमांड रही है, तो आप समझते हैं कि इस क्रैकडाउन के बाद डॉलर, चीनी, मजमूई महंगाई जो है वो मईशत पर फ़र्क पड़ेगा कुछ इससे? देखिए जी, इसमें जो चीफ साहब के साथ हमारी बात हुई, चीफ साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमने स्मगलिंग के ऊपर टास्क फोर्स बनानी है, हमने मुख्तलिफ FPR पे मुख्तलिफ जगह पे टास्क फोर्स बनानी है और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा जी आपको एक विद इन अ वीक आपको नजर आएगा। और मैंने देखा है कि आपने भी देखा है कि डॉलर भी नीचे आ गया है और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि स्मगलिंग जो कि हमारे यहाँ पे शुमार हो रही थी, 7 लाख टन चीनी यहाँ से चली गई है, वीट यहाँ से चली गई है, डॉलर स्मगल को जा रहा था जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज होती थी। उसके ऊपर फौरी तौर पर मुझे लग रहा है कि काबू पाया जा सकेगा इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिजली बचत के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे, मार्केटें जल्द बंद कराने वाला काम भी हो सकता है। ताजिर बिरादरी जो है इस काम में सबसे बड़ी रुकावट रही है, इस बार ताउन करने का इरादा है? मेरा ख्याल है देखिए जी, लोग जो है ना वो चाहते हैं कि 10 बजे का टाइम हो जाए, वो इस चीज़ पे ज़्यादा मुतफिक हो। मेरा अपना ख्याल है कि लोग 9 बजे पे भी आ जाएंगे, सुबह 9 बजे खुले और रात को 9 बजे बंद हो जाए बिजनेस, तो लोग इस पे रजामंद हो जाएंगे।
रात 9 बजे वैसे नेचुरली बहुत सारी दुकानें रात 9 बजे वैसे ही बंद हो जाती हैं। देखिए बहुत तो नहीं भी होती हैं। इसमें कौन सी कुर्बानी वाला अंसर शामिल है? इरफान साहब, हुकूमत और दीगर इदारे माशी बहाली के लिए बड़े इक़दाम लेने जा रहे हैं, ताजरों को एतमाद में लेकर सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटी पर भी तो है ना सर, कि वो भी कुछ रवैये बदलें। अभी आपने 10 से शुरू किया और आपने ख्याल जाहिर कर दिया कि 9 पे चले मान जाएंगे। सर ये कोई कुर्बानी नहीं है। सबसे अहम यह है कि पूरी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो, और इसके लिए आप लोग हुकूमत की किस तरह से मदद कर सकते हैं? कुछ डिमांड सर्टनली आपकी भी होंगी, लेकिन मदद तो करनी पड़ेगी सर। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन का सबसे ज़्यादा जो FPCCI ने तो कभी ये नहीं कहा कि इसको डॉक्यूमेंटेड ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि सब लोग अपना शेयर देंगे तो इस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाला जो बिजनेसमैन है वो देता रहे और नीचे वाले सब फारिग हो जाए। असल में आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा फाइलर और नॉन फाइलर। ये गवर्नमेंट ने, ये FBR ने ये जानबूझ के रखा हुआ है। इसमें 2 फायदे होते हैं। ये नॉन फाइलर वाला कोई तसव्वुर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिसने पाकिस्तान में रहना है, जिसने कोई जदाद कोई चीज़ काम लेनी है चीज़, वो जब तक फाइलर नहीं होगा वो ले नहीं सकता। जब आप इसको सख्ती के साथ इसको करवा देंगे तो आप ये देखेंगे कि सारी बलाएँ सब किस्म की चीज़ें जो ना ख़त्म हो जाएंगी, और ये 33 लाख से इंशाल्लाह ये बढ़ के फौरी तौर पे कोई 1 करोड़ के करीब जो ना आपको असेसी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, प्रेसिडेंट FPCCI। आपको लग रहा है, मुझे आई एम सॉरी, जब ये होता है ना कि जब सख्ती से नाफिज करवा दें चीज़ें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कैसे नाफिज कराएं? कौन मान रहा है कि दुकानें ही इतना बेसिक चीज़ है, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, कि एक टाइम का ही चेंज करने की कोशिश हो रही है, सालों से हो रही है, कोई नहीं करता, और ना ही ये नाफिज कराया जा सकता है। अच्छा, सर्दी में तो चले, और अर्ली गर्मी में अगर 7 बजे तक अंधेरा मौजूद है तो 8:30 9 तक कहीं मामला सेट हो जाए। लेकिन अगर आगे मौसम सर्द होने जा रहा है तो आई गेस इसको 9 को 8 या 7 भी करना पड़े तो आप लोगों को ताबून करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे तक मान जाना तो सर कोई कुर्बानी नहीं है। 10 बजे तक दुकानें खोलने पे मान जाएंगे। मुझे हंसी इसलिए अब्दुल्ला आ रही है क्योंकि मुझे दुख हो रहा है। ये दिस कॉन्वर्सेशन इसी फोरम पे बैठे, We have been talking about it for years. 10 बजे ये कोई नहीं मानता, और उसके बाद चीज़ें भूल जाए, मतलब वो आगे चल पड़ती हैं चीज़ें, थोड़ी मोमेंटरीली कुछ ठीक होती हैं तो कहते हैं हाँ सब कुछ बदल जाता है अगर उसको तसलसल के साथ किया जाए। कंज्यूमर भी अपना रवैया बदल लेता है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि हमारा कंज्यूमर का रवैया ही नहीं है, वो तो 7 बजे के बाद ही घर से निकलता है। जब कंज्यूमर को ये पता होगा और उसको पता होगा कि अब मुझे चीज़ लेनी है तो मुझे बीच में से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर भी अपना स्केड्यूल मैनेज करके खरीद। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कंज्यूमर को कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं ले रहा, वो नहीं लेगा। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। आजकल की इकोनॉमी में जरा कहीं मॉल्स जाएं, भरे होते हैं लोग, चीज़ें खरीद ही रहे होते हैं ना, तो हम ये एक जगह देखते हैं कि इकोनॉमी हमारी तबाह हो रही है, महंगाई इतनी है, लोग ये नहीं अफोर्ड कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वो पहुंच ही जाते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक कि अगर आप अपनी दुकानों के टाइमिंग चेंज करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ जी हम नाराज हो गए, हमने नहीं आना। दे विल कम, दे विल फाइंड देयर टाइम, दे विल मेक देयर टाइम, और वो यूज टू हो जाएंगे। और लोगों से भी थोड़ा सा, खैर लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना कि और जितना कोविड में लोग ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन परचेजिंग की, सारी दुनिया अपनी चीज़ें खरीद रही थी ना, ऑनलाइन आ रही थी। अगर कोई नहीं ही निकल सकता, चले कोई नहीं ही निकल सकता तो ऑनलाइन आपसे ऑर्डर कर लेगा, व्हाट्सएप पे कर लेगा। सर आप तस्वीरें भेज दें व्हाट्सएप पे, हर क्यों चीज नहीं निकल सकेगा? एवरीबॉडी वर्क्स अराउंड। मेरी बात सुने, शाह आलम मार्केट में पड़े हुए कैंडल स्टैंड और फोटो फ्रेम से लेकर एवरी शॉपकीपर इज सेंडिंग पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप टू कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर आर ऑर्डरिंग एंड ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। दिस इज हैपनिंग नाउ। कोविड में हमने कितनी चीज़ें, जब लॉकडाउन था उसमें भी शॉपिंग भरपूर चल रही थी, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। अब हम ये सब ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। चले आगे चलते हैं, कुछ बेहतर बात करते हैं। जैसे कि बरसों की मेहनत जो है वो रंग लाने लगी है, और वो क्या हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की। वो भी जीत के ट्रैक पर सफ़र करने लगी हैं, और हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज़ में वाइट वॉश करके सीरीज़ 3-0 से जीत ली थी। और अब दोनों ममालिक के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल वुमेन सीरीज़ खेली जाएगी, जिसका पहला मैच होगा कल।
तो 8 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा और पाकिस्तान मेंस टीम का शुमार तो ऑब्वियसली पहले ही दुनिया की नंबर 1 टीमों में होता है और उम्मीद है कि विमेन टीम भी जीत का तसलसल जो है वो कायम रखेंगी। आलिया रियाज हु इज़ द मेंबर ऑफ कौमी विमेंस टीम पाकिस्तान हमारे साथ हैं। आलिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो वेलकम, मुबारक भी T20 सीरीज। और अब ये बताइएगा कि वन डे इंटरनेशनल में वी आर रियली रूटिंग फॉर यू गर्ल्स, क्या तैयारी है? क्या तैयारी भी बता दें, लेकिन पहले बताएं व्हाट हैज चेंज्ड। आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस हमारा इतना एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया है दैट वी आर डूइंग सो वेल, बिकॉज ये बड़ा रीसेंट आपको पता है फिनोमेना है और बहुत से मैचेस हमारा भी फिनिशिंग का मसला था एक्चुअली। हमारी लड़कियां इससे पहले भी ज़ाहिर है ये वाहिद वेमेन स्पोर्ट्स है जहां सहूलतें हैं मौजूद, हाँ। जहां ख्याल रखा जाता है। बाकियों को तो आपको पता ही है क्या स्पोर्ट्स का हाल है, मर्दों के हों या फिर हाँ, लेकिन क्रिकेट में वो डिफरेंट है। क्रिकेट में मामला डिफरेंट है, सहूलत भी है, सब ख्याल भी रखा जाता है। You know, it's good money as well. So आलिया, साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी रिसेंट जीत की। अब बताइएगा आलिया को हमारी आवाज अब आ गई है। सो आलिया, हमने इतनी तारीफें कर दी, आपने लगता है नहीं सुना, चलें आप रिपीट में सुन लीजिए। कहा जल्दी से बताएं ये कॉन्फिडेंस जो आजकल नजर आ रहा है हमारी टीम में, लड़कियों में, ये क्या वजह है? क्या कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी सीरीज रही है एंड साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, उसको विन करना और इस टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़कियों को कॉन्फिडेंस शुरू से ही था, जो मेंटल लेवल है कि वो उस पर काफ़ी काम किया है कि पहले भी मैचेस हम लोग थोड़े थोड़े रन से रह जाते थे, हार जाते थे, बट ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिनिश लाइन क्रॉस की है लड़कियों ने। लेकिन किस तरह आलिया, मतलब ये आप लोगों ने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बदली है, आप लोगों ने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्गर किया है, फिजिकली स्ट्रॉन्गर किया है? अफगानिस्तान की मेंस टीम के बारे में या इनिशियली बांग्लादेश की मेंस टीम के बारे में कहते थे ना, वो मेंटल बैरियर नहीं अबूर कर पाते हैं। हाँ, और वो जीतने वाले होते हैं लेकिन जीत पाते नहीं है। तो आप लोग भी जीतने वाली होती थी, जीत पाती नहीं थी। तो ये क्या चेंज हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही काफी क्लोज मैचेस गए। हमारा लास्ट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के साथ एक काफी क्लोज मैच गया था, लास्ट 2-3 रन से हम लोग हार गए थे। तो ये लाइन एक दफा क्रॉस करनी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो हम लोगों के ये जो मैचेस हुए हैं और इसमें जिस तरह से लड़कियों ने परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से सभी को क्रेडिट जाता है, सभी का इनपुट था, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट, तो सबकी एफर्ट से ही होता है। तो जो इस दफा था वो सब भी ने जो कह लेंगे वो काफी इम्प्रूव किया है और वुमेन्स क्रिकेट जो है वो पहले से जो है वो बहुत बेहतर जो है वो क्रिकेट खेल रही है इस टाइम। अच्छा आलिया, एक और बात बताएं कि बहुत अरसे से, मतलब आपको पता है अगर मेंस टीम की हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लें तो इस वक्त जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, मेन की बात हो रही है, वो हमें लगता है कि बहुत ही आइडियल एक सिचुएशन बन गई है ओवर द इयर्स, बहुत से एक्सपेरिमेंटेशन करके अब जो लड़के हैं दे प्ले टुगेदर, दे जेल टुगेदर एंड ऑफ कोर्स दे आर विनर्स। क्या आप लोगों के साथ भी ये हुआ है? नेदरलैंड्स की लीडरशिप आई है, आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बूम हुआ है। इज दिस द बेस्ट वी हैव हैड सो फार, मतलब कॉम्बिनेशन अगर देखी जाए? देखिए जी बिल्कुल, लड़के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा टीम का बना हुआ है। इस टाइम देखा जाए तो हमारा भी जो सीनियर और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। जो जूनियर्स आए हैं एक्चुअली वो बहुत अच्छे आए हैं टीम में, जिस तरह से शवाल आई हैं उन्होंने काफ़ी टीम में आके जो टीम में जान डाली है। तो इस तरह के जो जूनियर्स जो आए हैं हमारे पास वो काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। जूनियर्स का इनपुट जो है वो बहुत अच्छा होता है। जितनी भी टीम्स आप देखें, सीनियर और जूनियर्स जो है वो अगर मिल के कर रहे हो तो टीम जो है वो आगे ही बढ़ती है। और जिस तरह से अब निदा डार कप्तान है और उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी भी की है, तो उनको भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि जिस तरह से वो लेके चल रही हैं गर्ल्स को, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही लेके चलती रहें और इसी तरह पाकिस्तान को जो है वो मैचेस जितवाते हैं। अच्छा, ये सीरीज आपने माशाल्लाह वाइट वॉश ही कर दी, मतलब कमाल ही परफॉर्मेंस दिखा दी। सो उम्मीद थी कि हाँ हम सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन ये तमाम मैचेस जीत जाना ये आपके लिए भी मतलब सरप्राइज था या फिर प्रिपेयर्ड थे मेंटली तौर पर? प्रिपेयर्ड हो गए? नहीं, ऐसा था कि साउथ अफ्रीका की टीम ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको पकड़ नहीं सकते थे। पहले भी यही होता था कि उनके क्लोज मैचेस जाते थे हमारे। पहले भी जब हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के जाके खेला वहाँ पे भी हम लोगों ने ओडीआई सीरीज
टाई की थी 2019 में। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इनको हम जो है वो हरा नहीं सकते थे, हरा हम पहले भी सकते थे। वही बात है कि एक दफ़ा ये जो है वो लाइन क्रॉस करने वाली बात थी कि हम लोगों से ये जो लास्ट फिनिश जो टाइम जो प्रेशर हैंडलिंग था वो जो है वो मिसिंग था, जो इस दफ़ा जो है वो ओडीआई की तैयारी की बात कर लेते हैं। हाँ, ओडीआई मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले तो 20 ओवर्स और 50 ओवर्स में बहुत फ़र्क है। स्टेमिना, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ की उस तरह प्रैक्टिस आई गेस नहीं होती, बिकॉज ज़्यादा मैचेस जो हैं वो 2020 ही होते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर्ड हैं सारे, और किस तरह प्रिपेयर किया? नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से हमारा कैंप लगा था और उसमें प्रैक्टिस मैचेस जो है वो ज़्यादा हमने ओडीआई ही खेले हैं और उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हम लोगों ने, और डोमेस्टिक भी जो हुआ था हमारा वो ओडीआई हुआ था। तो इस तरह से जो है वो हमारी जो टीम की जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह ताला भी जिस तरह से ओडीआई मैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोशिश करेंगे ये जो विनिंग स्ट्रीक है इसको कंटिन्यू रखें और जो है वो मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, अब हमने देखे ज़रा जाहरियत नज़र आ रही है आप लोगों के खेल में, एग्रेशन नज़र आ रहा है, डिफेंसिव नहीं होते, स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है। सो उस पर ये स्ट्रेटेजिकली काम किया गया है? जी बिल्कुल, लड़कियों ने अपनी अप्रोच चेंज किया। जिस तरह से T20 में रिक्वायर्ड है कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तो सभी लड़कियों ने जैसे स्टार्ट देख लें, जिस तरह से सिद्रा अमीन शहवाल ने स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की है, जो जिसकी वजह से इंटेंट का जो है वो इसमें बहुत रोल है। तो इस दफ़ा जो लड़कियों की इंटेंट थी वो बहुत ही अच्छी थी थ्रू आउट। एंड आप देखें जैसे मिडल में भी बिस्मा जाएं या जो भी जाएं, सभी लड़कियां जो है वो स्ट्राइक रेट को लेके चल रही थी और उसी मोमेंटम को जो है वो कैरी किया हुआ था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि स्ट्राइक रेट जो था वो सबका अच्छा था। अच्छा आलिया, फाइनली ये बता दें, एशिया कप चल रहा है और कभी खुशी कभी गम। हमारे लिए तो खुशी है, वैसे पाकिस्तान इज डूइंग वेल, लेकिन वो बारिशों ने बड़ा एक टेंशन डाली होती है। तो यू आर रूटिंग फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स, आपको लगता है कि हम ही होंगे चैंपियन? जी बिल्कुल, जी इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा एशिया कप भी लेकर आए। बारिशों की वजह से वाकई डिसअपॉइंटिंग था पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिस तरह से सब लोग बैठे थे देखने। ऑफ कोर्स, टॉप परफॉर्मर आपको कौन आजकल नजर आ रहा है मेंस टीम में? मेंस टीम के टॉप परफॉर्मर कौन है? शाहीन भी हैं एंड बाबर तो आपको पता ही है नंबर 1 है। तो जिस तरह से जा रहे हैं तो बस अल्लाह करे ये एशिया कप जीत कर आए इंशाल्लाह। अच्छा, बीइंग एन ऑलराउंडर, आई एम सॉरी पता नहीं ये सवाल करना चाहिए, ये हमारे जो लड़कों में सुपरस्टार्स हैं माशाल्लाह सारे, देखते हैं इनको परफॉर्म करते हुए, इनसे भी कुछ कोई एंगल ले लिया, कोई टिप ले ली, कोई पोज ले लिया, ऐसा होता है वुमेन क्रिकेट में? जी बिल्कुल, जब हमारी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं आपस में और जब हम लोग नेशनल स्टेडियम में होते हैं तो जब भी मुलाकात होती है तो आपस में किसी ना किसी से बात हो जाती है और काफ़ी अच्छा जो है वो उनसे सीखने को भी मिलता है। और जिस तरह से अभी लड़के खेल रहे हैं वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और जिस तरह से वो प्ले कर रहे हैं उनको देख के खुशी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनसे जो है वो कह लेंगे जोश और जज्बा भी मिलता है कि लाइक यार जैसे ये प्ले कर रहे हैं। अब हम लड़कों की बात नहीं करेंगे मजीद क्योंकि द हाईलाइट इज वुमेन क्रिकेट। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो और इंशाल्लाह इसमें भी बस क्लीन स्वीप हो जाए तो क्या ही बात है। आलिया रियाज, मेंबर कौमी वुमेन्स टीम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आपको ये भी जल्दी से बता दें ब्रेक से पहले कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत जो है वो ₹1.48 कम होकर 305.5 हो गई है। सो दैट्स गुड। बीच में पता नहीं वो जो सजेशन दी जा रही थी, अशोशा तो नहीं, सजेशन ही थी और मेरा ख्याल है सीरियसली कंसिडर होनी चाहिए थी कि ये मैचेस हैमन टूटा शिफ्ट कर दिए जाएं जो श्रीलंका में कोलंबो में स्केड्यूल्ड है, क्योंकि कोलंबो पे तो अगले 10 दिन से बारिश है। तो हैमन टूटा में नहीं है? हैमन टूटा में नहीं है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, माहौल है? हमारे दोस्त हैं सोहेल इमरान, वो तो कोलंबो में ही मौजूद हैं। सो क्या बारिश हो रही है सोहेल भाई, क्या सीन है मौसम का? जी अब्दुल्ला, आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि बादल किस तरह छाए हुए हैं और रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बड़ी तेज बारिश हो रही है, सिर्फ आज ही बारिश नहीं है बल्कि पिछले 5-7 रोज से यहाँ पर कोलंबो में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी पेशगोई यही की गई है
कि यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और जो एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैचेस हैं जिनका आगाज कोलंबो में 9 सितंबर से होना है, उनके मैचेस मुतासर होने का जो है वो यहाँ पर खासा खदशा पाया जाता है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला इसी तरह आने वाले दिनों में भी यहाँ पर जारी रहेगा। अच्छा, तो ये अब हम ये समझ लें कि जो फैसले होने थे कि शायद मैचेस को मूव कर दिया जाए, अभी भी हो सकते हैं, मतलब ये कोलंबो में ही हो रहे हैं या फिर ये डिसीजन ले ली गई है कि नहीं हो सकते? जी बिल्कुल, इससे पहले आज से 2-3 रोज पहले जब कैंडी में होने वाले मैचेस बारिश से मुतासर हुए थे, उस वक्त एसीसी ने जो उनके ओहदेदारान थे और होस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्कशन की थी कि जो मच ड्राइव सिटी है और वो बनता था हेबन टूटा, क्योंकि कैंडी में भी बहुत ज्यादा बारिशों का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ दबूला में उस तरह के लॉजिस्टिक के जो सहूलियात हैं वो नहीं थी और बाकी बचता था हेबन टूटा। और हेबन टूटा में मैचेस कराने की जो एक ऑप्शन जो थी वो एक्सप्लोर भी की गई थी और डिस्कस किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और प्रेसिडेंट है एसीसी की, उन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी हटदर्मी दिखाई और अपने तौर पर जो पहले कन्वर्सेशन हुई थी, जो पहले ईमेल्स का तबादला हुआ था, उनको मुस्तरद करते हुए उन्होंने एकतरफा तौर पर ये फैसला कर लिया कि जो है वो मतलब वो सारे फैसले एक तरफा तौर पर कर लेते हैं, मनमानी। हम यहाँ सिर्फ माजरत के साथ हम यहाँ सिर्फ टीवी पे बैठ के कह देते हैं मनमानियां, हट धर्मियां, मतलब अपने फैसले वो कर तो रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो उनको भी हो ही रही होगी ना। एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय दिस। तकलीफ हो रही कि नहीं, आप प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनकी मनमानियों पे? हम सिर्फ ये कह के खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी ये मनमानी कर ली है इन्होंने, हट धर्मी दिखा दी है। हमारा क्या स्टांस है? व्हाट आर वी डूइंग? जी अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे नजम सेठी, अगर उन्होंने ही स्टांस लिया होता कि हम नहीं मानते इन श्रीलंका के वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर बारिश से मुतासर होंगे और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो हमें गेट मनी की सूरत में मिलना है, उसमें हमें नुकसान होगा। चले, उन्होंने नहीं किया। अब जो ज़कात अशरफ है चेयरमैन, इन्होंने सिर्फ खत लिख दिया और खत में एहतजाज किया है कि जी आपने हमारे से पूछा नहीं है, हमें इस पे लूप भी नहीं लिया गया, ईमेल्स पे एकतरफा तौर पर फैसले किए जा रहे हैं और जो नुकसान होगा उसका अजाला किया जाए। ये सिर्फ खत लिखा गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो डोमिनेटेड करता है इंडिया ना सिर्फ एसीसी को हैंडल करता है, डोमिनेट करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो आईसीसी में भी उसका बड़ा असर है और दूसरे जो ममालिक हैं जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो उनका साथ देते हैं, वो भी आवाज नहीं उठाते। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई ही तनहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो कि बेसमान मुल्क होने के बावजूद ना तो उनसे पूछा जाता है, ना उनकी राय ली जाती है, ना उनके मशवरे के ऊपर अमल किया जाता है। बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा सुन के, लेकिन बिल्कुल बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नजर यही आ रहा है कि ऐसा ही हुआ है। आप बताइएगा सुहेल कि आपकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, इंडियन प्लेयर्स के साथ मुलाकातें होती हैं क्या? उन लोगों की क्या फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? वो बिल्कुल आपस में उनकी गुफ्तगू रहती है। अब क्योंकि थोड़ा सा वक्फा आया हुआ था, पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंची हुई थी पाकिस्तान लाहौर में उसने अपने मैचेस के लिए। आज दोपहर में वो आएंगे तो एक मरतबा फिर उनका, मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर वो बैठ के शायद लूडो ना खेलना शुरू कर दे, क्योंकि मैचेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम लोग बात करें मौसम की, तो मुझे लगता है होटल की लॉबीज में, अपने कमरों में, टीम होटल्स में, टीम रूम्स में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों की ये वीडियो भी सामने आएगी, ये तस्वीर भी सामने आएगी कि वो लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट तो होने वाली नहीं है। अगर हम पकौड़े तो बॉर्डर के दोनों तरफ ही बारिश के मौसम में मशहूर हैं, तो वो खा सकते हैं। और लूडो के अगर टूर्नामेंट्स हो रहे हो तो हमें भी शामिल कर लें, मतलब वो तो हम भी खेल सकते हैं, तो चैंपियन है उसमें। अच्छा सोहेल भाई, वो अल्टीमेटली यही नजर आ रहा है कि हम मोइन खान साहब से भी सुबह बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ भी हो, चाहे 20 ओवर के मैचेस हो, लेकिन मैचेस होने चाहिए। खैर मौसम इजाज़त देगा तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि मौसम इजाज़त नहीं देगा और बात फिर टॉस तक पहुंच जाएगी। जो टॉस जीतेगा वो फाइनल तो फिर इतना लड़ने की क्या जरूरत है, आज ही टॉस कर लें। एक जो मजे की बात बताऊं, एक जो जर्नलिस्ट में भी और फैंस में भी और यहाँ पर जो तासर पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि जानबूझकर इसी वेदर में मैचेस रखे गए ताकि मैचेस खेलने की नौबत ही ना आए पाकिस्तान और तो आगे वर्ल्ड कप में तो नुकसान होगा ना, पर्टिकुलरली इंडिया को। इतना आउट ऑफ टच रहेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स को, खेलने का अच्छा मौका था ये।
लेकिन उसके बावजूद उन्हें आउट ऑफ फॉर्म भी तो हो जाना था ना, उन्हें आउट होना था, जिसकी वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। तो दोनों नुकसान होने थे। एक तो उन्हें चले ठीक है प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, अगर उन्हें इतनी ही अजीज थी प्रैक्टिस तो वो हेम्बरटूटा में मैचेस रख लेते। ये बारिश वाले मौसम में तो मैचेस ना रखते ना, अगर उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत थी। और वैसे भी उन्हें सिर्फ एक टीम का 9 मैचेस में इतने फास्ट बॉलर का सामना करना, बाकी 8 मैचेस में तो उन्हें दुर्गत बनानी थी दूसरी टीमों की फ्लैट पिचेस बनाकर। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान, एंजॉय द वेदर, हम तो यही कह सकते हैं बिकॉज क्रिकेट तो होगी। चले आप भी, मैं सोचा तो वापस आ जाएं, लेकिन आप करें बारिश एंजॉय करें। नहीं तो बैठे रहे ना, मतलब क्यों, देखें हो भी सकती है बारिश, रुक भी सकती है। देखो जिसने क्रिकेट खेलनी है प्रॉब्लम उसके लिए है, वरना तो ठीक ही है मौसम, एंजॉय ले, नो प्रॉब्लम। और आपको पता ही है कि दुनिया को इस वक्त क्या बड़े अरसे से माहौलियाती आलूदगी का सामना है, और इसमें सबसे अहम फ़ज़ाई आलूदगी है जो ना सिर्फ हमारे माहौल को ख़राब कर रही है बल्कि इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी शदीद ख़तरा बन रही है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 7 सितंबर को साफ हवा का आलमी दिन मनाया जाता है। मतलब ये दिन हम कहाँ, लाहौर में मनाएं या दिल्ली वाले में मना लेते हैं। चलो, दिन मनाने का मकसद ना सिर्फ लोगों को फ़ज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से आगाही फराम करना है ताकि लोग हवा को साफ रखने की कोशिश करें। हाल ही में बाय द वे शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस अवाम की एवरेज उम्र में 4 साल तक की कमी का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। तो अगर हमने अपनी एनवायरनमेंट ना बेहतर की ना तो हम वैसे ही ये सूंघ सूंघ के मर जाएंगे। वैसे आई एम सॉरी। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हम देंगे आज मारूफ दानिश्वर, अदीब, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, दास्तान को अशफाक साहब को याद करेंगे। अशफाक अहमद साहब को जिन्हें जहान फ़ानी से कुछ किए 19 बरस बीत गए हैं। इट्स बीन 19 ईयर्स ही पास्ड अवे। और भारतीय पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव खानपुर में ये पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद अशफाक साहब अपने ख़ानदान के हमराह पाकिस्तान आए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दाखिला लिया। उनकी मुलाकात वहीं बानो कुद्सिया साहिबा से हुई, बाद में जो उनकी शरीक हयात भी बनी। 62 में अशफाक साहब ने रेडियो पर फीचर प्रोग्राम शुरू किया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, बाय द वे ये ओल्ड लव स्टोरीज जो होती हैं ना, मतलब ऑब्वियसली और भी बड़ी अकम्पलिशमेंट है इनकी, लेकिन थोड़ी सी लव स्टोरी भी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा भाई, अब हम जरा एशिया कप सुपर 4 के मरहले में कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने बांग्लादेश के मोहम्मद नईम को विकेट हासिल की। तो उन्होंने अपने 27वें मैच में एक्चुअली 50 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया, यानी हाफ सेंचुरी विकेटों की पूरी कर ली है। और इस मौके पर उन्हें एक सूवेनियर पेश किया गया और उनके ही बेस्ट फ्रेंड उनकी बेस्टी जो है ना शाहीन शाह आफरीदी, उन्होंने दिया और एक छोटी सी स्पीच भी दी जिसमें वो जब दोस्त आपके लिए तारीफ़ कर रहे होते हैं और स्पीच दे रहे होते हैं ना तो आप थोड़े से एम्बेरस भी होते हैं। और हारिस रऊफ की मुझे लुक से ये लग रहा है वैसे। अगर वैसे लाहौर में इतनी गर्मी थी कल के मैच में, दोस्त हुआ देयर इन द स्टेडियम, वो कह रहे थे कि बस सितंबर वाली ही गर्मी थी, सितंबर शुरू हो गया लग रहा था। अच्छा जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आज आपको पता ही है यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एक ज़बरदस्त से पाक फ़ज़ाइया के नग़मे पर हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे और आपसे